नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक अज्ञेय जी की एक बेहद गहरी और प्रभावशाली कहानी की दुनिया में चलेंगे। कहानी का नाम है कैसेंडा का अभिशाप। और ये कहानी हमें 1930s के दशक के क्यूबा में ले जाती है। लेकिन उस दौर की राजनीति और क्रांति की बात करने से पहले मुझे लगता है इस कहानी के शीर्षक को समझना बहुत जरूरी है। कैसेंडा का अभिशाप। आखिर ये कैसेंडा कौन थी? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इसी एक नाम में छिपा है। बिल्कुल। कैसेंडा असल में ग्रीक माइथोलॉजी की एक राजकुमारी थी। उसे देवता अपोलो से भविष्य देखने का वरदान मिला था। मतलब वो आने वाली हर तबाही, हर सच्चाई को साफ साफ देख सकती थी। अच्छा। लेकिन अपोलो ने उसे एक श्राप भी दिया कि उसकी किसी भी भविष्यवाणी पर कोई कभी विश्वास नहीं करेगा। वो सच बोलेगी, लेकिन दुनिया उसे हमेशा झूठा या पागल समझेगी। सच को देखने की ताकत पर उसे किसी को समझा ना पाने की बेबसी, यही है कैसेंडा का अभिशाप। हाँ। और यही अभिशाप इस कहानी की मुख्य किरदार मेरिया की नियति बन जाता है। तो चलिए 1930s के क्यूबा में चलते हैं और मेरिया की कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही तपती हुई दोपहरी से होती है। हवाना के बाहर एक छोटा सा घर है जहां दो बहनें बैठी हैं। छोटी बहन है कामेन, जो बड़ी लगन से एक रूमाल पर मिगेल नाम काट रही है। उसकी आंखों में एक सपना है, एक भविष्य है। बिल्कुल। और बड़ी बहन है मेरिया। उसकी आंखें गन्ने की खेतों के पार कहीं खोई हुई हैं। वो भी मिगेल के बारे में ही सोच रही है, लेकिन उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखिए, कामेन के लिए मिगेल एक हीरो है, एक क्रांतिकारी। पर मेरिया के लिए मिगेल वो इंसान है जिससे वो खामोशी से, बहुत गहराई से प्यार करती है। और ये मिगेल इस वक्त जेल में बंद है। हाँ, मिकाडो की तानाशाही सरकार की जेल में। वो एक गुप्त मजदूर दल का नेता है और उसका जेल से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। दोनों बहनें अनाथ हैं, बेहद गरीब हैं, लेकिन उनमें एक खानदानी अभिमान है जो उन्हें टूटने नहीं देता। और आज वो किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हैं। हाँ, और वो मेहमान आता है सेबेस्टियन। वो खुद को मिगेल का दोस्त बताता है और कहता है कि वो एक खबर लेकर आया है कि मिगेल जेल से भागने की योजना बना रहा है। एकदम सही। और इस योजना के लिए उसे पैसों की जरूरत है। सेबेस्टियन पहले $100 मांगता है, फिर थोड़ा मोलभाव करते हुए 200 पर आता है और आखिर में कहता है कि कम से कम $500 तो लगेंगे ही। एक मिनट, $500? 1930 के दशक में ये तो एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। इन बहनों के पास जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हैं, इतने पैसे कहाँ से आ सकते थे? यही तो कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। बाहर से देखने पर तो ये नामुमकिन लगता है। यहाँ आगे हमें उनका अतीत बताते हैं। एक वक्त था जब उनका परिवार बड़े जमींदार हुआ करता था। अच्छा। लेकिन क्यूबा की चीनी पर लगे अमेरिकी टैक्स ने उन्हें दिवालिया बना दिया और परिवार बिखर गया। अब मेरिया पर्यटकों के यहाँ छोटे मोटे काम करके बस घर चलाती है। तो फिर $500 का वादा वो कैसे कर सकती है? यहीं पर मेरिया एक चौंकाने वाली बात कहती है। जब सब हार मान लेते हैं, तब वो सेबेस्टियन से कहती है, शायद मैं $500 का बंदोबस्त कर सकूं, तुम रात को आना। और इस एक वाक्य से कहानी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। उस वादे और रात के आने के बीच कहानी में एक बहुत ही कमाल का हिस्सा आता है। शाम ढल रही है और हवाना का आसमान एक अजीब मैले से लाल रंग का हो गया है। लेखक इस एक आसमान को 4 अलग-अलग किरदारों की नजरों से दिखाते हैं। यह सिर्फ एक सूर्यास्त का वर्णन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। ये अज्ञेय की मनोवैज्ञानिक पकड़ का बेहतरीन उदाहरण है। वो हमें किरदारों के मन के अंदर झांकने का मौका देते हैं। सबसे पहले है छोटी बहन कामन। हाँ। अपनी रोमांटिक और आदर्शवादी सोच के साथ उसे वो आसमान किसी भैरव देवता की विशाल छाती जैसा लगता है, जिसमें एक दिव्यता है, एक शक्ति है। वो क्रांति को भी इसी नजर से देखती है, एक पवित्र और महान घटना। एकदम सही। अब दूसरा नजरिया है मिगेल का, जो 40 मील दूर जेल में बंद है। उसे वही आसमान किसी बीमार के खून जैसा विभत्स और डरावना लगता है। वो क्रांति की असलियत, उसकी क्रूरता को देख रहा है। उसके लिए आसमान में कोई दिव्यता नहीं, सिर्फ पीड़ा है। हाँ, सिर्फ पीड़ा। और तीसरा किरदार है सेबेस्टियन, जो इन बहनों को धोखा देने वाला है। उसे आसमान कैसा दिखता है? उसे वो आसमान आग और काले धुएं से भरा हुआ दिखता है। एक तरह से वो आसमान उसके अंदर चल रहे विश्वासघात, लालच और अपराध बोध का आईना है। वो आसमान जैसे उसे उसके धोखे को सही ठहराने का एक बहाना दे रहा हो। कमाल है। एक ही आसमान, 3 किरदार और 3 बिल्कुल अलग दुनिया।
चौथा नजरिया किसका है? चौथा नजरिया किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि हवाना के उन हजारों गरीब मजदूरों का है जिनके दिलों में तानाशाही के खिलाफ गुस्सा और कुढ़न सुलग रही है। उनके लिए वो लाल आसमान उनकी अपनी क्रांति की आग का प्रतीक है। ये एक शानदार साहित्यिक डिवाइस है जो हमें आने वाले तूफान का संकेत देता है। उस तूफान से ठीक पहले वाली रात आती है, सेबेस्टियन वापस आता है और मेरिया अपना वादा पूरा करती है। हाँ, और ये बहुत ही भावुक और दर्दनाक क्षण है। मेरिया अपनी माँ के दिए हुए सारे गहने जो उसने अपनी बहन कामिन की शादी के लिए सहेज कर रखे थे, सेबेस्टियन को सौंप देती है। सब कुछ। सब कुछ, यहाँ तक कि वो एक मोती भी दे देती है जो मिगेल ने कभी उसे दिया था। वो अपना अतीत, अपना भविष्य सब दांव पर लगा देती है। और छोटी बहन कामिन, क्या वो इस कुर्बानी के लिए राजी थी? मेरिया उससे पूछती है, और कामिन, जो मिगेल की एक वीरांगना की तरह पूजा करती है, एक पल भी नहीं सोचती। वो कहती है, हाँ हाँ, सब दे दो। दोनों बहनें उस एक उम्मीद के लिए अपनी आखिरी जमा पूंजी भी कुर्बान कर देती हैं। गहने लेने के बाद सेबेस्टियन एक और बड़ी खबर देता है। हाँ, बातों बातों में जैसे कोई मामूली बात हो, वो बताता है कि कल सुबह शहर में विद्रोह होने वाला है, और ये कहकर वो जल्दी से चला जाता है। उसका इस तरह खबर देकर तुरंत चले जाना, ये एक बहुत बड़ा संकेत था ना। एक खतरे की तंटी थी, लेकिन प्यार और उम्मीद में डूबी उन बहनों को वो सुनाई नहीं दी। उस रात दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटी रहती हैं। उनके मन में एक अनजानी उदासी है, एक डर है, लेकिन साथ ही एक सपना भी है कि कल एक नई सुबह होगी। क्रांति सफल होगी और मिगेल आजाद होकर वापस आएगा। हाँ, पर अगली सुबह जो क्रांति होती है वो उनके सपनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। आगे यहाँ क्रांति के उस रोमांटिक विचार को तोड़कर उसका भयावह असली चेहरा दिखाते हैं। शहर में विद्रोह नहीं, अराजकता फैल जाती है। ये कोई संगठित आंदोलन नहीं, बल्कि एक भूखी और हिंसक भीड़ का कहर है। कहानी में इसके कुछ बहुत ही भयानक दृश्य हैं। हाँ, बहुत ही परेशान करने वाले। कोई भूखा इंसान एक सूअर को पकड़कर कच्चा नोचकर खा रहा है। कहीं खुफिया पुलिस एक छोटे बच्चे की उंगलियां सिर्फ इसलिए काट रही है ताकि वो अपने विद्रोही पिता का पता बता दे। मतलब हर तरफ लूटपाट, हिंसा और अमानवीयता का मंजर है। इंसानियत जैसे खत्म हो गई है। बिल्कुल। इस पूरी अराजकता के बीच हमारे बाकी किरदार कहाँ हैं? सेबेस्टियन, मिगेल। उनकी कहानियां भी साथ साथ चल रही हैं। सेबेस्टियन उन गहनों को बेचकर अपनी पत्नी के लिए तोहफे खरीद चुका है और खुश हो रहा है। मिगेल रात में जेल से भाग निकला है, लेकिन वो घायल है और लंगड़ाता हुआ शहर की गलियों में मेरिया और कैमन को ढूंढ रहा है। और मेरिया और कैमन वो क्रांति में हिस्सा लेने के जज्बे के साथ घर से निकलती हैं। हाँ, वो क्रांति का हिस्सा बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें वहां जाकर महसूस होता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें। वो जिस क्रांति की पूजा कर रही थीं, वो तो कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं है। वहां सिर्फ एक पागल, दिशाहीन भीड़ है। और इसी भीड़ को देखकर मेरिया को वो सच दिखाई देता है जिसे कोई और नहीं देख पा रहा। यहीं पर कैसेंड्रा का अभिशाप उस पर उतरता है। उसे क्या सच दिखाई देता है? उसे साफ साफ भविष्य दिख जाता है। उसे एहसास होता है कि ये क्रांति असफल होगी। वो मन में सोचती है कि ये लोग स्वतंत्रता के किसी एक नाम से दास्ता का कोई एक नया रूप ले जाएंगे। मतलब एक तानाशाह को हटाकर ये भीड़ किसी दूसरे तानाशाह को ले आएगी, लेकिन आजादी नहीं मिलेगी। सही। उसे क्रांति का खोखलापन दिख जाता है। लेकिन कैसेंड्रा के श्राप की तरह वो खुद अपनी ही इस सोच पर विश्वास नहीं कर पाती। उसे लगता है कि शायद वो गलत सोच रही है। हाँ, और जब तक वो इस कश्मकश में होती है, तबाही हो जाती है। वो देखती है कि उसकी छोटी बहन कॉमन अपने पूरे जोश और कह सकते हैं नादानी में एक खुफिया पुलिस के जासूस को कार्ल मार्क्स की पंक्तियां सुना रही है। उफ। वो उसे क्रांति का मतलब समझाने की कोशिश कर रही है। एक बहुत ही खतरनाक गलती। एक जानलेवा गलती। उस जासूस को यह बात पसंद नहीं आती। इससे पहले कि मेरिया कुछ समझ पाती या अपनी बहन को रोक पाती, वो आदमी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कामन को गोली मार देता है। कामन वहीं ढेर हो जाती है। हे भगवान। और बस उसी पल चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं, और उसी भागती हुई भीड़ में मेरिया को एक पल के लिए घायल मिगेल दिखाई देता है। मिगेल? हाँ, वो उसे देखकर मुस्कुराता है, और अगले ही पल वो भागती हुई भीड़ के पैरों तले कुचल दिया जाता है। तो एक ही पल में हाँ, उसने अपनी बहन को भी खो दिया और मिगेल को भी। सब कुछ खत्म। सब कुछ। कहानी का अंत एक स्थिर चित्र पर होता है, एक फ्रीज फ्रेम की तरह। वो चौराहा अब खाली हो चुका है। गोलियों के खोल और इंसानी जूतों के बीच मेरिया अकेली खड़ी है। उस अंतिम दृश्य का वर्णन बहुत ताकतवर है। बेहद। उसकी एक बाह में कैमन का बेजान शरीर लटका है, और दूसरा हाथ ऐसे आगे बढ़ा है मानो वो भीड़ में रौंदे गए मिगेल को अब भी पुकार रही हो। उसकी आंखें खुली हैं, पथराई हुई हैं।
वो सब कुछ देख चुकी है, सब कुछ खो चुकी है। उसकी खुली आंखें भविष्य को देख रही हैं, लेकिन अब उसकी बात सुनने या समझने वाला कोई नहीं बचा है। यही कैसेंड्रा का अभिशाप है, जो अपने सबसे क्रूर रूप में पूरा हुआ है। तो अगे की ये कहानी सिर्फ क्यूबा की एक असफल क्रांति की कहानी नहीं है। इसका मतलब तो कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये कहानी उस पीड़ा की है जो सच को देखने पर उसे बदल ना पाने या किसी को समझा ना पाने से पैदा होती है। ये दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक और ऐतिहासिक बदलावों के बीच आम इंसान की व्यक्तिगत त्रासदियां पिस जाती हैं। मेरिया और कामन का सपना, उनका प्यार, उनकी कुर्बानी, सब उस क्रांति की अराजकता में खो गया। हाँ, और मीरिया का किरदार एक प्रतीक बन जाता है। उस इंसान का प्रतीक जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाता, जो भीड़ के पागलपन के पार देख सकता है, लेकिन उसकी सजा के तौर पर अकेला रह जाता है। हाँ, और कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। मेरिया की वो अनझिप आंख, यानी कभी ना झपकने वाली आंख, जो सच देख रही है, वो एक वरदान है या अभिशाप? क्या सच देख लेना ही काफी है जब दुनिया उस सच को मानने या समझने के लिए तैयार ही ना हो? एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसी मुश्किल सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।